हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे और फॉलो कर रहे होंगे हमारे चैनल को और लगातार आए जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देख करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर लाइन से सारी वीडियोस हैं, वो देखिए, क्योंकि पहले वाले देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो और बता दो कि कौन से स्कूल से और कहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ से आप हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हमसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात करी थी एलसीएम और एचसीएफ की। अब देखिए, अब हमारे पास में आज ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। हम परिमेय संख्या को कंप्लीट करके अपरिमेय संख्या की ओर बढ़ जाएंगे। उसके पहले बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि एक ये संख्या लिखी है आपके पास में, एक ये संख्या लिखी है और बोला है कि बताइए कि सिद्ध कीजिए कि भाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, देखिए आपको इसके सामने इसको सॉल्व करके लिख देना है। इसको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो आपके पास में पहली संख्या आ गई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसको गुणा करके पूरा सॉल्व करके लिख दीजिए। 11 सत्ते हो गया 77 गुणा 13 प्लस 13। 13 से गुणा करना इसे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100 प्लस 13। तो ये हो गया 1014। ठीक है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब देख लीजिए अपने आप कि एक बार वापस इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं कि सही तो ये 13 सत्ते 91 1 9 13 सत्ते 91 और 9 100 बिल्कुल बरोबर 13। जब इसको जोड़ दिया 1014। क्या 1014 भाज्य संख्या है? तो हाँ, 1014 जो है, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या आता है, इसमें 2 का भाग जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अतः यह एक अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं करनी है। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी तरह से क्या करना होगा, हमें इसे भी मल्टीप्लाई पूरा करके लिखना होगा। तो अगली जो संख्या है अपनी वो क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 और लास्ट में है प्लस 5। तो देखिए ये साइड 5040 होता होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 120 गुणा 6 मतलब 720 720 गुणा 7। तो ये हो जाएगा, देखिए 720 गुणा 7 0 4 और 0 5 प्लस 5। ठीक है, तो इसे ऐड करके लिख देंगे हम 5045 5045। अब देख लीजिए ये क्या है, तो 5 दिख रहा है अंत में, तो ये 5 का भाग इसमें जाता है और बाकी संख्याओं का भाग जाए या नहीं जाए, 5 का एक भाग जा रहा है। अतः ये भी क्या होगी, अब ये भी एक भाज्य संख्या हो गई। अतः यह एक भाज्य संख्या है। और ये अपना एक क्वेश्चन और कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर लिख रखा है। क्वेश्चन आप इसे देखते रहिए, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आपके पास में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मतलब कि क्या है, सोनिया और रवि है, इसको एक वृत्ताकार पथ है। मैं आपको डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है ना, ये रनिंग ट्रैक है, दौड़ने वाली जगह है, ठीक है ना। ये दोनों अपन मान लेते हैं कि इस जगह से ये प्रारंभ करते हैं। तो इस जगह से इन्होंने प्रारंभ किया, वृत्ताकार पथ पर दौड़ करके कंप्लीट करते हैं। तो एक सोनिया दौड़ती है, उसको 18 मिनट लगते हैं और रवि दौड़ता है, इसको इस पूरे को दौड़ने में 12 मिनट का समय लगता है। मतलब पूरा यहां से दौड़ना शुरू करेंगे तो सोनिया अगर पूरा कंप्लीट करे तो 18 मिनट, रवि कंप्लीट करे तो उसको 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये कितनी देर के बाद में वापस मिलेंगे। क्वेश्चन
तो अभी तक हमने केवल क्वेश्चन पढ़ा है और इसको समझा है। इसका मतलब मान लीजिए यहां से इन्होंने प्रारंभ किया, 1 चक्कर 2 चक्कर, तो कभी ना कभी तो ये वापस मिलेंगे। तो वो कब मिलेंगे वापस? अच्छा, ये कालगणना हो गई है एक तरह से। हाँ, तो कालगणना हो गई, मतलब कि चलिए बात उस बारे में बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि 18 मिनट 12 मिनट कभी ये मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद में वापस मिलेंगे, कितनी देर बाद वापस मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, अभी तक हम इस चैप्टर में जो चीज पढ़ रहे हैं ना, वो 2 चीज पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं एलसीएम और एक पढ़ रहे हैं हम एचसीएफ। देखो इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको बताए हैं, तो तुरंत माइंड में लेके आइए कि एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सोच लीजिए माइंड के अंदर कि क्या निकालें, हम एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। सोच लिया? अब ध्यान से सुनो, जिसके माइंड के अंदर एचसीएफ आया और किस किस के माइंड में एलसीएम आया, वो एक बार सोचना। अगर आप एलसीएम के बारे में सोच रहे हैं तो सही है, एचसीएफ का सोच रहे हैं तो गलत है। अब इसका रीजन क्या है, मैंने देखो 2-3 कॉन्सेप्ट बताए और दोनों तीनों का यूज करके मैं आपको बताऊंगा। लास्ट के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे कि प्रैक्टिकली क्यों और कैसे। सबसे पहले बता देता हूं एलसीएम और एचसीएफ। देखो मैंने जब लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, तब बताया था मैंने कि एलसीएम जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, दोनों संख्याओं से बड़ा होगा, उसमें से बड़ी वाली संख्या के बराबर या फिर दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। जबकि एचसीएफ जो है ना, वो हमेशा दोनों संख्याओं से छोटा होगा। अब ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भाई सोनिया को 18 मिनट का समय लग रहा है, रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है और ये इस समय से पहले ही मिल गए। भाई जब इन्होंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो इसका एक राउंड ही 18 मिनट के अंदर जाकर के कंप्लीट होगा, इसका राउंड ही 12 मिनट में जाकर के कंप्लीट होगा। तो इससे कम समय में तो ये मिल ही नहीं सकते। भाई एक तो स्टार्टिंग में मिले, फिर उसके बाद में जब तक राउंड कंप्लीट ही नहीं हो तब तक तो ये मिलने का सवाल ही नहीं होता। स्पीड दोनों की डिफरेंट है, इसलिए तो एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये तो एक तरीका। फिर दूसरा, अगर आप इसके वर्ड्स पे गौर करो तो क्या बोला इसने कि कब वो मिलेंगे, इसका मतलब 18 और 12 मिनट का समय लग रहा है, बाद में वो कब मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से इसको सोचते हो तो बाद में कब मिलेंगे, इसका मतलब बड़ी संख्या लेकर के चलनी है आपको, कोई बड़ी संख्या कब मिलेगी, एचसीएफ मिल नहीं सकता, एलसीएम। ये हुई एक चीज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। सपोज कर लो यहां से अपन ने दौड़ना शुरू किया, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, इसका मतलब सोनिया और रवि। अब देखिए रवि को लगता है समय कितना, 12 मिनट, ये 12 मिनट में यहां पर पहुंच गया। अभी ये सोनिया जो है वो कहां है, मान लो सोनिया इस जगह पर है, क्यों, क्योंकि उसे अभी 6 मिनट और लगेंगे, कहां, यहां तक पूरा कंप्लीट होने में। क्या वो मिलेगा, अभी तक नहीं मिले। रवि का दूसरा राउंड भी शुरू हो गया और सोनिया जो है उसने 18 मिनट में यहां पर आकर के कंप्लीट कर दिया अपना। रवि कुछ आगे निकल चुका है, अभी तक वो मिले क्या, नहीं मिले। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब जाकर के क्या होगा, कुछ ऐसा समय होगा जिस समय रवि के 3 या 4 या 5 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे और सोनिया का जो होगा उससे कुछ राउंड कम चल रहा होगा, तब जाकर के वो मिलेंगे। अब ऐसे के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा समय मिलना चाहिए जिसके अंदर 18 और 12 दोनों का भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो वापस मिलने वाला समय होगा वो क्या होगा, एलसीएम। तो यहां पर अब इसकी जो लैंग्वेज होगी वो लिख देते हैं कि ये तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब इसकी लैंग्वेज किस तरीके से बनेगी, तो इसकी लैंग्वेज बनेगी, देखिए सोनिया एवं रवि के वृत्ताकार पथ पर पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम 18-12। आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, तो ये 18 और ये 12। 18 को आप जानते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 3 होता है, और इसका मतलब अपन इसे लिख दें 2 गुणा 3 की घात 2। इसे लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये 2 की घात 2 और इधर 3। एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम मैंने लेना आपको बताया था कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं कि जो कॉमन है उसकी तो बड़ी से बड़ी घात ले लीजिए और बाकी सबको ले लीजिए। तो कॉमन कौन है, कॉमन है 2, ये आ गया 2, 2 की घात सबसे बड़ी 2, 3 की घात बड़ी से बड़ी 2, बस। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 9 चौक 36। इसका मतलब 36 मिनट में, 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। अब 36 मिनट के अंदर देखो क्या दोनों का जो समय उसका भाग जा रहा है क्या। अगर मैं ये चेक करूं कि कितने चक्कर हो जाएंगे, तो वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। रवि का 12 से भाग देना इसको 3 बार, मतलब 12 रवि के 3 चक्कर पूर्ण हो जाएंगे।
सोनिया की बात करें तो उसके 18 दूनी 36, मतलब उसके 2 चक्कर पूर्ण हो जाएंगे। जैसा मैंने बोला कि रवि के चक्कर कुछ ज्यादा होंगे क्योंकि उसे समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये 2 क्वेश्चन थे आपके सामने, जल्दी से आप इनको देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आपको ड्रॉप करना है, वैसे डाउट रहना नहीं चाहिए। आई होप समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। तो पहले एक बार जल्दी से मैं परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, वो एक बार बता देता हूं। संख्याएं 2 तरीके की, एक संख्या है जो है परिमेय संख्या, 8th क्लास के अंदर हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, परिमेय संख्याएं। दूसरी संख्याएं जो होती है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इर्रेशनल, इसे बोलते हैं हम इर्रेशनल। और इसे हम बोलते हैं रैशनल। देखिए पूरी लैंग्वेज में यहां पर नहीं लिखने वाला, लेकिन लैंग्वेज बोल करके मैं बता देता हूं कि परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 एवं p व q वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इंटीजर हैं, सॉरी, p और q इंटीजर होंगे। तो परिमेय संख्या क्या होगी, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख देंगे और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां q इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसे रूप में नहीं लिख सकते, इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लो बोर्ड पर क्या लिखा है। एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो इंग्लिश वाली हो गई। हिंदी वाली परिभाषा, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है किंतु q नॉट इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर के सीधी सी चीज, अगर 0 हो गया तो 0 का पहाड़ा तुमको आता है क्या, अगर आता है तो क्या होगा, ऊपर कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो 5 लिखा है, 0 का पहाड़ा बोलना शुरू करो, क्योंकि जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वही उसका आंसर होता है। जैसे मैंने 105 के अंदर 7 का भाग दे दिया, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ, 105 कट जाए, 7 एकम 7 और 5 बार, मतलब 15 बार बोलूंगा तो आ जाएगा। अब 0 का पहाड़ा 5 से बोलना शुरू करना, 0 एकम 0, दूनी 0, 0 तिया 0, चौक 0, मतलब 0 को कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा, 0 ही रहेगा हमेशा, कटेगा ही नहीं। मतलब 5 जो है वो कटने वाला नहीं है। 5 क्या, कोई सी भी छोटी से छोटी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर हो, 0 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि वो कटे, तो वो नहीं होगा। इसलिए अपन इसका आंसर जो आता है उसको अनंत बोल देते हैं या फिर अपरिभाषित बोल देते हैं, इसलिए 0 हमेशा अब नीचे नहीं लेते। तो ये तो हुआ परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो देखिए अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आज तक जितनी संख्याएं आपने पढ़ी थी वो परिमेय संख्या थी, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या हो गई √2, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट इनका मान पूरा पूरा नहीं निकलता, मतलब जिनके वर्गमूल का, घनमूल का मान पूरा पूरा नहीं निकलता, वो हो गई। ठीक है ना। अब देखो, देखते रहना बस इसे ध्यान से। अब इसमें से कौन सी संख्या है जिसके वर्गमूल का पूरा पूरा मान निकला जा सकता है, 2 का नहीं निकलता, 3 का नहीं निकलता, ये क्या किया, 4 लिख दिया। इसका मतलब ये 4 जो है इसे हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 करके लिख देंगे, और जैसे ही युग्म बनता है, पेड़ बनता है, वो बाहर आ जाता है। मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके जो वर्गमूल है उसका पूरा पूरा मान निकाला जा सकता है, इसलिए इसको यहां पर नहीं आना था। √5, √6, इसको करके देख लो, ये 2 गुणा 3 होता है, ना तो 2 बाहर आएगा रूट से, ना 3 बाहर आएगा, इसलिए √6 रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा मान नहीं निकल पा रहा। फिर उसके बाद में पाई, देखो हमने पाई के बारे में पढ़ा था कि 22/7, ठीक है ना। तो जब मैं 22/7 लेता हूं ना, तो ये तो खुद अपना p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। सुनना, हम पाई का मान ऐसा रखते हैं कि पाई का मान 22/7 है, वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं है, इसलिए अगर 22/7 आया है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। वास्तव में इसका मान क्या होता है, अच्छा एक मान और लिख देते हैं अपन, 3.14। तो ये भी जो है ना, ये भी अप्रॉक्स मान है, मतलब लगभग किया हुआ मान है, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, इसलिए, वरना पाई जो है वो अपरिमेय संख्या रहती है, इसलिए पाई आ गया इसके अंदर। फिर और कौन सी संख्या होती है, तो कुछ संख्याएं होती है ऐसी, देखिए 1.1, 3, 5, 8, 8। अब ये ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है ना, नहीं गलत लिख दिया, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। अब इस तरीके की संख्या जो होगी ना, वो आगे से आगे चलती रहेंगी। तो ऐसी जो संख्याएं आती है जिसके अंदर
जो कहीं पर एंड ना हो रही हो। अगर ऐसी संख्या हो तो ये भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जल्दी से आप इसको देख लो, नोट करो, फिर हम बात करते हैं एक प्रमेय की। एक प्रमेय होती है हमारे पास में, उस प्रमेय को हम बोलते हैं मतलब बुक के अंदर है वो 1.2 प्रमेय 1.2 काम की है वो। अक्सर आप देखेंगे ना तो स्कूल्स में या फिर कहीं पर वो करवाते नहीं है, और उसको नहीं करवाने का कारण ये है कि यार इसके आगे का जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो सीधा करवा देते हैं। अभी मैं आपको पहले वो एक बार प्रमेय बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम करेंगे इसको। तो देखना क्वेश्चंस जो है ना वो कितने ईजी हो जाएंगे। प्रमेय जो है वो बहुत छोटी सी है और ईजी है, कुछ हार्ड है नहीं उसमें। देखिए स्टूडेंट्स, प्रमेय 1.2 के ऊपर हम आ चुके हैं। प्रमेय क्या है, यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं, देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिखूंगा, बुक के अंदर आपको पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी। मैंने क्या मान लिया कि a जो है p ले लेते हैं इसे, p जो है p कोई अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या है, और ये जो है ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो कंपल्सरी रूप से वो a को भी विभाजित करेगी, ठीक है ना, को भी विभाजित करेगी। अब अक्सर क्या होता है ना, ये चीजें क्या लिखी है ये समझ में ही नहीं आती है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि p बराबर क्या है, मेरे पास में 3 है जो कि कोई अभाज्य संख्या है, और कोई a स्क्वायर को विभाजित करती है। इसका मतलब ये क्या चीज है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है ना, इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। तो मैं कोई सा भी पूर्ण वर्ग मान लेता हूं। मान लिया मैंने कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या 36 ले ली मैंने, ठीक है ना। किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 6 का, 6 स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो क्या 3 a स्क्वायर को मतलब 36 को विभाजित करता है, तो हाँ 36 के अंदर आप 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आपका आंसर आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो आवश्यक रूप से a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a कौन, 6 को, इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अपना आंसर इधर क्या आ जाता है, 2। तो प्रमेय क्या होता है, प्रमेय वो होता है इसमें जो कंडीशंस दी है वो हर हाल में फॉलो हो, तभी वो प्रमेय मतलब वो होता है। अगर आप में उसमें एक कंडीशन को फॉलो ना करे तो प्रमेय नहीं होगा। इसका मतलब अब सेम क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। अच्छा 36 के बाद में अगला कौन सा नंबर आता है, 49 नंबर आता है, ठीक है ना। देखिए p बराबर क्या है, वही लिया मैंने 3, पूर्ण वर्ग, इसका अगला पूर्ण वर्ग कौन सा आएगा, तो इसका अगला पूर्ण वर्ग आएगा आपके पास 49, ठीक है। 49 किसका वर्ग है, तो 49 वर्ग है 7 का। इसका मतलब वही चीज a स्क्वायर को विभाजित करनी चाहिए। तो मैं देख लेता हूं क्या 49 के अंदर 3 का विभाजित होगा क्या, मैंने ये अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या मानी है ना, इसलिए। तो क्या 3 से विभाजित हो रही है, देखिए ध्यान से, तो विभाजित हो रही है क्या, नहीं हो रही है। क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी डेफिनेटली करेगी। जब वो a स्क्वायर को ही विभाजित नहीं कर रही है तो क्या a को विभाजित करेगी, a कौन हो गया 7 को विभाजित करेगी, नहीं करेगी। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं, 49 का अगला वाला कौन है, तो 49 का अगला देखिए 7 का 8 का क्या होता है, 64 होता है। चलिए मैं देख लेता हूं अगला कि p बराबर वही 3 लिया अपन ने, a बराबर मैंने 8 लिया, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या 64 के अंदर 3 से भाग होता है, नहीं। तो क्या 8 में भाग होगा, नहीं। अच्छा अभाज्य संख्या जरूरी नहीं 3 ही ले, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहां पर एक बार 2 लेकर के देख लेता हूं इसी क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए 2 लिया मैंने, अगर मैंने 2 लिया तो a बराबर क्या ले रहा हूं मैं, 8 ले रहा हूं, तो a स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। अब इसमें 2 से भाग हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। तो इसके अंदर भी होगा क्या, हाँ जी होगा। ये लीजिए सिंपल है, आया समझ में। अब मैं 3 के लिए अगली संख्या पे चलता हूं, मतलब 8 के बाद 9 पे चलता हूं। तो p बराबर 3 लिया और a बराबर मैंने 9 ले लिया, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। अब ध्यान से देखना कि क्या a स्क्वायर p से भाग हो रहा है, क्या 81 में 9 का भाग जा रहा है, सॉरी 3 का, ठीक है ना। क्या 3 का भाग इसके अंदर जा रहा है, तो 3 का भाग देते हैं 27 आता है, चेक कर लेना। तो हाँ जी जा रहा है, मतलब ये भाग हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली a मतलब 9 में भी भाग जाएगा, a में भी p का भाग जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा।
अब मैं अगले 10 के ऊपर भी चेक कर लूं। इसका मतलब कुल मिलाकर के आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर ए स्क्वायर के अंदर भाग हो रहा है तो वो तभी संभव है जब ए के अंदर भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये क्या होनी चाहिए, संख्या अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि भाज्य संख्या हो गई तो दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन किया ना मैंने, ये वाला, इस क्वेश्चन में देखो 2 अभाज्य संख्या है, अगर इस जगह पर मैंने 4 ले लिया होता, ठीक है ना, तो कंडीशन कुछ और हो सकती थी। जैसे इस क्वेश्चन के लिए कोई बड़ा नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, तो मैंने a बराबर ले लिया 12, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब मैं p बराबर ले लेता हूं 6, ठीक है, p बराबर ले लिया हमने 6, क्या 6 इसको भाग करता है, हाँ जी करता है। क्या 6 इसको भाग करता है, तो हाँ इसको भी करता है। मैंने संख्या ले ली 4, क्या 4 इसको भाग करता है, तो करता है। 4 इसको भी भाग करता है, ठीक है। अब को थोड़ी और बड़ी संख्या लेकर के हम सोच लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 15 और इधर आ गया 225, ठीक है, और यहां पर मैं संख्या ले लेता हूं 9। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं इसे। तो देखिए पहली शर्त क्या है कि अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना। मैंने अभाज्य संख्या नहीं ली, एक बार चेक करने के लिए। ए स्क्वायर को विभाजित करती हूं, क्या ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब ए स्क्वायर को मैं पी से विभाजित करना चाह रहा हूं। 2 2 5, ठीक है ना, 225, इसको मैंने 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18 और बच गए 4, 9 पंजे 45, मतलब 25 से पूरा पूरा भाग हो गया। अगर ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसे ए को भी विभाजित करना चाहिए, तो ये ए को विभाजित करेगी। ए कौन है, 15। अब लीजिए दीजिए भाग, 3 से 3 बार चला गया, 3 से गया 5 बार, 5/3 आ गया। इसका मतलब क्या ये इसे पूरा पूरा भाग कर रही है, नहीं। क्यों, क्योंकि शर्त क्या है, संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। 2 मिनट का टाइम, जल्दी से आप इसे नोट करो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। बोर्ड रफ कर दिया है। अब हम 1.2 प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले एक प्रमेय अभी हमें करी, ठीक है। वो प्रमेय थी कि यदि ए कोई अभाज्य संख्या है, सॉरी p कोई अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, तब वो प्रमेय 1.2 थी। अब प्रमेय 1.3, देखिए वैसे तो ये प्रमेय है, लेकिन आपको ये खाली लिखा है प्रमेय, वास्तव में ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी कैसा है, तो आगे क्वेश्चन तो ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी है ये, हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जरूरी थोड़ी √2, अभी मैंने आपको बताया √3, √5, √7, √6, ये सारी भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनको a और a/b के रूप में, या फिर ऐसा बोलो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये अपरिमेय संख्या होती है। अब हमें क्या करना है, इसे को प्रूफ करना है। 1.3 इसे प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम 1.2 का यूज करेंगे। जो प्रमेय 1.2 थी हम उसका प्रयोग करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना उसको मना कर दो। कई बार होता है ना कि हम किसी की बात पूरी सुनते भी नहीं है और मना कर देते हैं, तो इसको मना कर दो। ये क्या बोल रहा है, √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसको मना कर देंगे। कैसे, मना कर दो कि नहीं है ये। क्या करें फिर, देखो माना √2 परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या। देखो इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, चलेगा, लेकिन अर्थ जो है ना वो पूरा का पूरा यही रहना चाहिए। क्या कि मान लीजिए √2 परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा है कि आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसे p/q के रूप में लिखता हूं, तो ऐसा मान लेते हैं, p/q भी नहीं लिख रहा हूं मैं, देखो बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज एक बार मान करके चलता हूं मैं। तो माना अतः परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √2 बराबर क्या हो जाएगा, r/s हो जाएगा। अब r/s क्या है, r कोई सी भी संख्या हो सकती है, s कोई सी भी संख्या हो सकती है। ऐसा मान लीजिए आपके मेरे पास इस तरफ 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 4 कब आ जाएगा भाई, अगर मैं 96 के अंदर 21 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 21 चौक 96, सही बोला क्या, 24 है ना, 24, 4 चौक 16 का 6, ऊपर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है ना। अब इसको मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी कहानी मान लो आप, लेकिन
ये दोनों क्या भाज्य संख्या है? हाँ जी, दोनों भाज्य संख्या है। क्या दोनों का कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मैं चाहूं तो दोनों में से 24 को कॉमन ले सकता हूं, मतलब इसे 24 गुणा 4 लिख सकता हूं, इसे 24 गुणा 1 लिख सकता हूं, 24 से 24 कट जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि R और S के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर आता हो, ठीक है ना, R और S में कुछ कॉमन आता हो, जैसे इसमें 24 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन फैक्टर आता हो, कुछ उभयनिष्ठ आता हो, तो R और S के अंदर कुछ उभयनिष्ठ हो। यहां पर लिख देते हैं, यदि R व S में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उन्हें हम काट देंगे। जैसे वो 24 से 24 को काटा, तो उन्हें हटाने पर माना। इस बार क्या मान लिया कि भाई इसमें से कुछ कट गया, उसमें से कुछ कट गया, जिस तरीके से इधर 4 बचा और इधर 1 बचा, उसी तरीके से यहां पर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा √2 बराबर a/b। ठीक है, अब इसे मैं अरेंज करता हूं, तो इसे अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए b इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर b √2b। इसे दे देना समीकरण नंबर 1। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए a का वर्ग और इधर हो जाएगा √2 और b का वर्ग, तो ये हो जाएगा a² बराबर 2b²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे बोर्ड पे इस जगह कंटिन्यू करता हूं मैं। देखिए a² बराबर 2b² हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या ये कॉन्सेप्ट एक समझ में आया कि अगर कोई संख्या a² को भाग करती है, देखिए ये 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि a² को मैं किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या ये a² 2 से भाग होती है, तो हाँ a² 2 से भाग होती है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख दें, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से a² 2 से भाग होता है। a² में a² का गुणनखंड, a² के गुणनखंड में a² के गुणनखंड में 2 आता है, अतः देखो 2 आता है। अगर a² 2 से भाग हो रहा है तो a भी 2 से भाग होगा। इसके पहले वाली स्लाइड जो आपने नोट करी थी, इसके पहले जो मिटाया था मैंने, प्रमेय में जो नोट किया था आपने, जल्दी से माइंड में लेकर के ना, अगर a² 2 से भाग होता है, a² के गुणनखंड में 2 आता है ना, या फिर इसकी लैंग्वेज को और भी सही कर देता हूं मैं, a² प्रमेय से a² 2 से भाज्य है, अतः a भी 2 से भाज्य होगा। अर्थात a बराबर 2c। भाई 2 का भाग इसमें भी जाना चाहिए ना, मतलब a किसी कोई ऐसी संख्या भी विद्यमान होगी जिसको मैं 2 से गुणा करूं तो a आ जाए। अब क्या करता हूं मैं, पुनः इसका वर्ग कर देता हूं, पुनः वर्ग करने पर वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा a² बराबर 2c का स्क्वायर, जो हो जाएगा a² बराबर 4c²। ठीक है, अब देखिए अभी यहां पर a² बराबर ये रखा था, समीकरण 2 से क्या करेंगे, a² का मान रख देंगे। समीकरण 2 से मान रखेंगे तो a² बराबर क्या है, 2b²। ये मान इस जगह रख दीजिए, ये आ गया 2b² बराबर 4c²। 2 से 4 को काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b² बराबर 2c²। ठीक है, अगर ऐसा है, अब बात को आप समझें, a और b, ठीक है, a और b, यहां पर जब हमने किया इसे, a बराबर 2c आ रहा है, b² बराबर 2c² आ रहा है, तो और प्रारंभ में हमने क्या माना कि r और s कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको भी पहले एक काम करता हूं, √2 कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग करूंगा तो स्क्वायर रूट करूंगा तो √2c हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, √2 जो है
वो b बराबर c आ रहा है, मतलब b के अंदर √2c आ रहा है। इस जगह पे मान रखना b की जगह पे √2c रख दूंगा। a बराबर क्या आ रहा है आपके पास, तो a बराबर √2 भी आ रहा था। तो समीकरण 1 से अगर अपन देखें तो a की जगह पे √2 b की जगह पे √2c। तो क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, जो मैंने बोला r और सेम s में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है a b सह अभाज्य है। क्या है ये, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। ये मैं आपको शॉर्ट में इधर लिख करके बता रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या है, इनका HCF 1 है। अब देखिए यहां पर विरोधाभास क्या है, यही तो विरोधाभास है कि मैंने शुरू प्रारंभ के अंदर क्या माना था, मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अंदर इस जगह से भाग पूरा पूरा a स्क्वायर के अंदर भाग गया, तो a के अंदर भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था। चलो मान लिया a में पूरा भाग जा रहा है। अगर a में पूरा भाग जा रहा है तो b बराबर √c आ रहा है, √2c आ रहा है। लेकिन ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि b बराबर √2c आ रहा है और इस जगह पर a बराबर √2 भी आ रहा है। इसका मतलब a जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ √2 आ रहा है, b के अंदर भी √2 आ रहा है। जबकि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इनका HCF क्या है 1, जबकि इसका तो HCF कुछ ना कुछ आ रहा है। इसलिए ये क्या है, विरोधाभास। अतः इसका अर्थ है a व b सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, जो कि विरोधाभास दर्शाता है। अतः प्रारंभ में की गई धारणा गलत है। और एक बार देख लेते हैं क्या ये दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक, क्या ये नीचे तक दिखाई दे रहा है। हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए इसकी लैंग्वेज आई थिंक अपन और इजी कर सकते हैं इसकी लैंग्वेज। तो इसकी लैंग्वेज को एक बार मैं वापस आपको इजी कर देता हूं थोड़ा। बिल्कुल सेम है, जो चीज मैंने बोली आपको वही है कि इसका अर्थ है कि a व b सहभाज्य संख्या है, जो कि विरोधाभास को दर्शाता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जगह कम रहेगी तो मैं इसको उस साइड में लिख देता हूँ। इसको तो लिख देते हैं हम समीकरण, थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल वही लाइन वापस लिखूंगा मैं। यहाँ पर हमारे पास में समीकरण आई है 2, इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, और इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, b बराबर √2c। चलिए, वैसे इसका यूज होगा नहीं हमारे पास में। अब यहाँ पर जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो आपको इसके नीचे लिख करके चलना है। देखिए क्या हुआ कि b स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से a स्क्वायर के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। जब a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तो a और b में भी 2 का भाग जाना चाहिए। मतलब a और b के अंदर दोनों में 2 का भाग जाए, मतलब 2 उनका कॉमन आना चाहिए, मतलब उसका HCF क्या होना चाहिए, 2। जबकि हमने जो माना है उसके अंदर इनका HCF क्या है, 1। बस यही विरोधाभास है। अतः इस प्रकार समीकरण, इस जगह पर हमने माना था एक समीकरण 2, इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से a और b में 2 से भाग जाता है, किंतु धारणा के अनुसार, और सही करते हैं, भाग जाता है। a और b में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये इधर आएगा नहीं, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः
प्रारंभ की धारणा, अतः इस विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर अपना ये प्रमेय जो है ये भी सिद्ध हो गई और ये चीज प्रूफ हो गई। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब वो क्वेश्चन के रूप में आने वाले हैं, तो बिल्कुल ये रहेगा जहां जहां रूट 2 लिखा है वहां पर चेंज होकर रूट 3 और रूट 5 और रूट 6 रूट 7 जो बोले वो हम कर देंगे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूं। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए रूट क्वेश्चन जो बोलता है ना कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, हम उसको मना कर दें, नहीं है। रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, ऐसा हमने मान लिया। सिद्ध करना है, कर देंगे अभी। अतः रूट 2 को अपन ने क्या RS मान लिया। अब देखो आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये खाली इसको प्रमेय है इसलिए मैंने इतना लिखा है, वरना ये वाला जो स्टेप है ना, एक स्टेप ये आप स्किप कर सकते हो। रूट 2 को सीधा यहां मान लेना आप, तो रूट 3 को, तो रूट 2 बराबर A और B मान लिया। ये जरूर लिखना कि जहां A B सहभाज्य है अर्थात इनका HCF 1 है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो A स्क्वायर बराबर रूट 2 B स्क्वायर हो गया, तो ये 2B स्क्वायर आ गया। इसका मतलब A स्क्वायर का कुछ गुणन, मतलब A स्क्वायर को अपन ने तोड़ा तो उसके अंदर 2 मिल रहा है। अगर A स्क्वायर को तोड़ने पर उसमें 2 मिल रहा है तो डेफिनेटली A के अंदर भी 2 मिलना चाहिए। ये देखिए A स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः A भी 2 से भाज्य होगा। तो मैंने मान लिया कि A जो है वो भी 2 से भाज्य है, मतलब 2 गुणा C करता हूं तो मुझे A मिल जाता है। पुनः इसका क्या किया, वर्ग, तो ये आ गया A स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। यहां से मान रख दिया अपन ने A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर का, ये मान अपन ने रख दिया। जब ये मान रख दिया तो क्या आ गया, B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब सिंपल सी चीज है कि A स्क्वायर भी 2 से भाग जाता है, B स्क्वायर में भी 2 से भाग जाता है, जबकि मैंने यहां पर क्या माना था, A भी सहभाज्य है, मतलब इनका HCF 1 है, और जिसका HCF 1 होता है उसको सहभाज्य बोलते हैं। HCF 1 होने का मतलब दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो फिर 2 कैसे कॉमन आ रहा है कि इधर भी 2 आया उधर भी 2 आया। तो यही क्या है, इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 से A और B में 2 से भाग जाता है, इसमें भी 2 से भाग जाता है, इसमें भी 2 से भाग जाता है। इसलिए इसकी लैंग्वेज को अपन और भी सही कर सकते हैं, वैसे ये सबसे इजी से इजी लिखा है मैंने, इसलिए सहभाज्य अभाज्य नहीं हो सकती। अतः इस विरोधाभास के कारण रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन किया है मैंने आपके सामने केवल, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट करना, उसके बाद में बिना देखे करने का ट्राई करना। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रूट 3, रूट 5 और रूट 6, रूट 7 इनके भी एक बार ट्राई कर लेंगे। फिर कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं वो कर लेंगे। तो ट्राई करते हैं कि एक और लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दें। अब आप यहां तक आ गए हैं, लास्ट तक आपने लेक्चर पूरा देख लिया है, तो अब आप एक बार ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका जो टेस्ट होने वाला है, मतलब जो भी फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो हम इसके बाद उसी चैप्टर को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई स्कूल्स के अंदर हो सकता है डिफरेंट हो, तो अपन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जितने हो सके वो चैप्टर अपन कंप्लीट करें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो 10th क्लास के अंदर हैं और मैथ्स को बहुत अच्छा कंटेंट वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और इस चैनल के ऊपर साइंस और मैथ्स की प्रॉपर आपके पास क्लासेस हैं। तो आप शेयर कीजिए जो कि साइंस मैथ्स अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, और हमसे जुड़िए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट टेस्ट के अंदर या स्कूल में जो भी टेस्ट होने वाले हैं वहां पर आ रहे हैं, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चलें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।